गर्मी से बेहाल आनंदी पसीने से लथपथ अपने घर के किचन से बाहर आती है और सोफे पर बैठकर अपनी साड़ी के पल्ले से खुद को हवा करने लगती है और बोलती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। इस गर्मी में अगर कोई आदमी नमक मिर्च लगाकर बाहर चला जाए तो वो जल ही जाएगा। पता नहीं कब ये गर्मी खत्म होगी। आनंदी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शॉर्ट्स और सैंडो बनियान पहने उसका देवर वीरेन आ जाता है और बोलता है। भाभी, आज मोमोज खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज बना दो। देवर जी, आपको पता है ना कितनी गर्मी है, आप बाहर से मंगवा कर खा लीजिए ना कुछ। भाभी, बाहर से नहीं ना, आपको तो पता है बाहर वो मैदे वाले और थोड़ी सी स्टफिंग वाले मोमोज मिलते हैं, लेकिन आप तो एकदम मजेदार और एक्स्ट्रा फिलिंग वाले मोमोज बनाती हैं। उसकी तो बात ही कुछ अलग है। प्लीज बना दीजिए ना, मेरा तो मोमोज को नाम लेते ही मुंह में पानी आ रहा है। वीरेन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आनंदी उसे हाँ बोल देती है और अपना पसीना सुखाते हुए वह रसोई में चली जाती है और मोमोज बनाना शुरू कर देती है। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आनंदी के मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं और गर्मा गर्म मोमोज लाकर आनंदी वीरेन को परोस देती है, जिसे चख कर वीरेन बोलता है। सच में भाभी, आपके हाथ जैसा स्वाद तो किसी भी मोमोज वाले में नहीं है। वाओ, मोमोज वाले के मोमोज भी आपके सामने चीनी कम पानी है। थैंक यू भाभी, सच में मजा ही आ गया ये मोमोज खाकर तो। इतना कहकर वीरेन मजे से मोमोज खाता हुआ कमरे में चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और गर्मी हर दिन बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वीरेन की डिमांड भी आनंदी से बढ़ती जाती है। ऐसे ही हर दिन वीरेन आनंदी से कुछ न कुछ बनाने के लिए बोलता है, जिस पर एक दिन आनंदी गुस्से से बोलती है। देवर जी, आपने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतनी गर्मी में वैसे भी मैं रसोई में खड़े होकर कुछ काम नहीं कर सकती हूँ। अगर करूँगी तो बाल्टी भर पसीना बह जाएगा। ऊपर से रोज रोज आए दिन नई नई डिमांड करते रहते हो आप। अगर आपको इतना ही शौक है खाने पीने का तो आप शादी कर लीजिए। आपकी लुगाई आएगी तो वो आपकी मर्जी का बना देगी। मुझे क्यों इतनी गर्मी में सता रहे हो? पहले मैं घर का सारा काम करूँ, फिर सबके लिए खाना बनाऊँ। आपको पता भी है कितनी ज्यादा हीट लगती है रसोई में खड़े होने पे। ऊपर से बहू होने के नाते मुझे अपने सर पे पल्लू भी रखना पड़ता है। 2 घड़ी में आराम से नहीं बैठ सकती हूँ। आनंदी गुस्से से चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास ममता आ जाती है और बोलती है। बहू, क्यों मेरे बच्चे पर भड़क रही है? क्या हो गया? देखो ना माँ, मैं भाभी से कब से नूडल बनाने के लिए कह रहा हूँ, उसमें भी इन्होंने मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। बहू बनाकर क्यों नहीं दे रही है मेरे बेटे को नूडल्स? चल जाकर बना कर ला। मैं कुछ नहीं बना रही, इतनी गर्मी हो रही है और ऊपर से आप लोग की जीभ को तो चस्का लग चुका है अलग अलग चीजें खाने का। अगर आप लोग को नूडल्स खाने हैं तो स्पेशली देवर जी को खाने तो जाकर रसोई में खुद बना ले। एक दिन खुद बनाएंगे मैगी तो पता चलेगा कि रसोई में कितनी नानी याद आती है। इतना कहकर आनंदी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में एसी चलाकर आराम करने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब गर्मियों में काम करने के चलते आनंदी और वीरेन का रोज किसी न किसी बात को लेकर कलेश होने लगता है। ऐसे ही एक दिन आनंदी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है। सारे कपड़े धोने के बाद जब आनंदी वॉशिंग मशीन साफ कर रही होती है, तभी वीरेन वहाँ कुछ कपड़े लेकर आता है और बोलता है। भाभी, इन कपड़ों को भी दे देना। इतनी देर से आप यहाँ पे सोए हुए हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि मैं गर्मी में बेहाल होके कपड़े धो रही हूँ? और अब आप ये कपड़े उठाकर लेके आए हैं, इन्हें यहाँ से ले जाइए। मैं अब इन्हें नहीं धोऊंगी। भाभी, गर्मी इतनी है, पसीना इतना आ जाता है तो कपड़े में महक आने लगती है। वैसे तो मैं बहुत परफ्यूम लगाता हूँ, पर फिर भी पसीना आ जाए तो मैं क्या ही करूँ। इसलिए आप इन सारे कपड़ों को दे दीजिए। और वैसे भी आपने कौन सा हाथ से रगड़ने हैं अपने कपड़े? ये सारे कपड़े धोने तो मशीन में ही है ना। मशीन में धोने हैं तो क्या मजे का काम है? मशीन में धोकर क्या हाथ से रगड़ने नहीं पड़ते हैं और उसके बाद पानी में डालना नहीं पड़ता है क्या? सब मशीन ही कर देती है। आपको तो सिर्फ बातें बनानी आती है। भाभी, कपड़े धोने हैं तो धो, वरना मैं माँ से कह देता हूँ। हाँ हाँ, जाओ बोल दो माँ जी को, वो आएंगे और मुझे ही सुनाएंगी। लाओ, 2 रख देती हूँ। आप लोगों ने तो गर्मी में मेरा खून पी रखा है। कभी कोई टाइम ही नहीं होता है।
मैं भी 2 घड़ी बैठ के आराम कर लूं, ये तो आप लोगों से बर्दाश्त होएगा नहीं। इतना कहकर गर्मी में बेहाल आनंदी फिर से मशीन चालू करती है और वीरेन के कपड़े धोती है, जिसके बाद वह कपड़ों को लेकर भरी दोपहर में छत पर जाती है और तार पर सुखाने डालती है। तपती धूप से आनंदी का बुरा हाल हो रहा था। जैसे तैसे कपड़े सुखाकर आनंदी नीचे आती है तो पंखा चलाकर वह आराम से जमीन पर आंखें बंद कर लेट जाती है और लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है। तभी वहां पर वीरेन और ममता आ जाते हैं और आनंदी को इस तरह जमीन पर पड़े देख ममता जोर से चिल्लाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया बहू, तू निकल गई क्या? अरे वीरेन, तेरी भाभी चल बसी क्या? देख तो कैसे फर्श के ऊपर पड़ी हुई है। भाभी भाभी उठो, क्या हो गया आपको? हे भगवान, देवर जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे 2 घड़ी ठंडे ठंडे फर्श पे लेट रही थी, मेरी आंखें लग गई थी और आके आपने मुझे जगा दिया। आपको मेरी नींद से दिक्कत है क्या? बहू, तुझे सोना ही है तो अपने कमरे में जाकर सोना। ऐसे फर्श पर बेढंगी सी हालत में क्यों लेटी हुई है? हमें लगा कि तू भगवान को प्यारी हो गई है। मेरा बेटा तो बस तुझे जगा कर देख रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और तू इस पर ही भड़क रही है। जितनी गर्मी पड़ रही है और जिस हिसाब से आप लोग मुझसे काम करवा रहे हैं ना, उस हिसाब से ना मैं प्यारी हो जाऊंगी भगवान को। जीना दुश्वार कर रखा है आप लोगों ने तो मेरा, और देवर जी खासकर तो आपने। इतना कहकर आनंदी वहां से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। दिन गुजरते जा रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, साथ ही लाइट के भी लंबे लंबे कट लगने शुरू हो गए थे, जिस वजह से इन्वर्टर भी अब ज्यादा घंटे नहीं चल पा रहा था। ऐसे ही एक दिन कई घंटे जब लाइट नहीं आती तो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाती है। गर्मी से आनंदी का बुरा हाल हो रहा था। तभी वहां पर वीरेन आता है और बोलता है, भाभी शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं, तो आप उनके लिए बढ़िया सा कुछ खाना बना दीजिएगा। दोस्तों को खाने पे बुलाने में इतना ही शौक है तो जाके रेस्टोरेंट से खाना ले आओ। देख नहीं रहे हो घर में लाइट नहीं है और आप हो कि लोगों को दावत पे बुला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल तो आप हो गई हैं। अरे बाहर मैं लेकर जाऊंगा तो खर्चा नहीं आएगा, घर में बुलाऊंगा तो घर में खाना पीला खिलाकर उन्हें अच्छे से रवाना कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ पागलों की तरह सारा दिन रसोई में पिसती रहूँ ना। आप लोग सभी मेहमान को बुलाओ और फरमाइशें करो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। मैं इंसान थोड़ी हूँ। सुबह से लाइट नहीं आई है, इन्वर्टर भी बंद हो गया है। मेरी साड़ी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डूबा हुआ पहन ली है मैंने। अरे खाना बनाना घर संभालना आपको मजाक लगता है क्या? ऊपर से माँ जी किसी काम में हाथ नहीं लगाती हैं। चलो गर्मी में भी तो थोड़ी मदद कर सकती है ना। आनंदी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर ममता आती है और बोलती है, तुझे कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं लगती है बहू? जब देखो तब गर्मी 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 यही करती रहती है। अरे काम से बचने के बहाने हैं तेरे, ये सब मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। खामखा तू मेरे बेटे से बवाल करती रहती है। ममता लगातार बोले जा रही थी। आनंदी उसकी बातों को सुनते सुनते गर्मी में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। आनंदी को इस तरह बेहोश देखकर ममता और वीरेन घबरा जाते हैं और उसे पास के क्लिनिक में ले जाते हैं, जहां डॉक्टर आनंदी का चेकअप करके बोलते हैं, माताजी आपकी बहू को डिहाइड्रेशन हो गया है। माताजी लगता है आपकी बहू धूप में कुछ ज्यादा ही काम करती है या फिर गर्मी में ज्यादा रहती है। देखिए माताजी, गर्मी इस बार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोग समाचार में अखबार में सुन रहे हैं और सबको सूचित कर दिया गया है कि गर्मी ज्यादा है तो अपना अपना ध्यान रखें। लेकिन लगता है आपकी बहू ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया है और काम करती रही या गर्मी में रहती रही या धूप में जाती रही, जिसके कारण इनके साथ ये सब हुआ है। आप एक काम कीजिए, इनको बोलिए आराम करे और ना थोड़ा ना गर्मी से बच के रहे। इनकी बॉडी के लिए ये ठीक नहीं है, वरना आगे जाके इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वीरेन और ममता को आनंदी की हालत का एहसास होता है। जैसे ही आनंदी होश में आती है तभी दोनों उससे माफी मांगते हुए बोलते हैं, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि इतनी गर्मी में आपके लिए अकेले घर पर ये सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि हम तो बस ऑर्डर दे देते थे। हाँ बेटा, वीरेन सही कह रहा है। अब से मैं और वीरेन भी इस गर्मी में तेरा काम में हाथ बटाया करेंगे। अपने देवर और सास की बातें सुनने के बाद
आनंदी के दिमाग में भरी हुई गर्मी ठंडी हो जाती है, जिसके बाद ममता और वीरेन आनंदी को घर ले आते हैं। अब तीनों सास बहू और देवर मिलकर गर्मी के सारे काम करने लगते हैं। शकुंतला की 3 बहुएं काजल, मधु और सोनम तीनों ही अपनी सास शकुंतला का कहना मानती थी। वहीं शकुंतला के 3 बेटे शहर में काम करते थे और शकुंतला का पूरा परिवार गांव में था। माँ जी, हम कब जाएंगे शहर? मुझे भी शहर जाने का बहुत दिल करता है। हाँ माँ जी, जब वो शहर से आते हैं और शहर की चीजें बताते हैं तो मुझे भी लगता है एक बार तो हमें भी शहर जाना ही चाहिए। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं दीदी। इस बार वो करवा चौथ में आएंगे तो हम सभी शहर चलेंगे। और यहाँ का काम कौन देखेगा? खेत का काम, घर का काम, ये सब कौन देखेगा? तुम तीनों कहो तो यहाँ नौकर चाकर रख जाऊं? लेकिन माँ जी, क्या हम कभी शहर नहीं जाएंगे? तुझे पता भी है एक वक्त के खाने के लिए भी शहर में काम कर रहे मेरे बच्चे को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। हाँ माँ जी, ये तो है। इसलिए मैं तो जल्दी उनसे कुछ लाने के लिए भी नहीं कहती हूँ। तुम तीनों के ये जो सपने हैं ये सब देखने बंद करो और जाओ काम करके, तुम्हें खेत में भी जाना है। शकुंतला के कहने पर शकुंतला की तीनों बहुएं काम में लग जाती हैं और घर का काम खत्म करने के बाद ही तीनों खेत में काम करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे विमला, बता कैसे आना हुआ? अरे शकुंतला, मुझे तो तुझसे एक बहुत जरूरी काम है। वो मेरी बहू कह रही थी कि वो इस बार चौथी करेगी। तो जरा बताएगी कि इसमें क्या क्या होता है? राम राम विमला, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तेरा चौथा करेगी? हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? अपने माँ बाप के जीते जी चौथा कर रहे हैं। अरे रे, तुझे मेरे चौथे की बड़ी परी है। मैं उस चौथे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो पतियों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। उसकी बात कर रही हूँ मैं तो। ये तू कैसी बात कर रही है बिमला? चौथा पर और पति की लंबी उम्र का व्रत? कहीं तू करवा चौथ की बात तो नहीं कर रही है जो मेरी बहू भी करती है? हाँ, वही इसी चौथे की बात कर रही हूँ मैं तो। और ना जाने तूने तो मेरे श्राद्ध का ही मन बना लिया था। तू बोल तो ऐसे रही थी तो मैं क्या करती? वैसे तेरे ही मजे हैं। कहाँ है तेरी तीनों बहुएं? खेत गई होंगी ना? हाँ, खेत में ही सब्जियां तोड़ने भेजा है उन्हें, वरना तीनों एक नंबर की आलसी है। घर का काम करके सो जाती है। अच्छा, मैं तो बस तुझसे यही पूछने आई थी। अब चलती हूँ, जरा बहू को तो बता दूं चौथे के बारे में। देर शाम शकुंतला की तीनों बहुएं सब्जी तोड़कर लाती हैं और शाम के खानों में बिजी हो जाती हैं। तभी आंगन में बैठी शकुंतला अपनी बहुओं से कहती है, बहू, कब है ये करवा चौथ? तुम तीनों को खरीदारी करनी है। अब तक मैंने सिर्फ विमला के मुंह से सुना है। यही कोई 5-6 दिन बाद है करवा चौथ। हाँ माँ जी, इसी महीने के आखिरी में है करवा चौथ और हमें खरीदारी भी करनी है। लेकिन 1 या 2 दिन पहले कर लेंगे, है ना मधु सोनम? हाँ, हम तीनों ही बाजार जाएंगे। 1 दिन पूरा लग जाएगा, लेकिन 1 दिन पहले हमें कुछ पैसे भी तो चाहिए होंगे। अरे माँ जी, है ना माँ जी, इस बार तो मैं 1000 से ऊपर वाली साड़ी लूंगी। और हाँ, करवा चौथ वाले दिन ये दाल रोटी या दाल चावल मुझे नहीं खाना। हाँ, ये तो मैं भी कहने वाली थी। खाना तो हम अपनी पसंद का बनाएंगे ही, लेकिन करवा चौथ पर चढ़ाने वाली मिठाई भी तो हम बना सकते हैं ना? अरे बहू, खरीद लियो ना बाजार से। क्या घर में मिठाई पकवान बनाने का तामझाम करना है? हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। क्यों घर में ये सब बनाने का झमेला पालना? शकुंतला की तीनों बहुओं को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार था और अब करवा चौथ वाले दिन से ही 1 दिन पहले चलो, हमें बाजार से पूजा के लिए सामान भी लाना है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। बहू, ये 3000 रुपए ही है मेरे पास। कर्जदार आया था, वो आकर चिल्लाने लगा तो मैंने भी उसे पैसे दे दिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसमें ही कम ज्यादा करके सामान ले आएंगे। बहू, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन कर्जदार दरवाजे पर आए हैं तो क्या करती? कोई नहीं माँ जी, मधु सोनम सुन लिया ना? पैसे कम हैं तो अपना मुंह ज्यादा मत खोलना। ये चाहिए वो चाहिए। मुझे भी तुम तीनों के लिए बुरा ही लग रहा है, लेकिन अब जल्दी जाओ
और शाम होने से पहले ही लौट आना। हाँ हाँ माँ जी, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो चलो। अब शकुंतला की तीनों बहुएं बाजार करवा चौथ का सामान लाने निकल पड़ती हैं और वहां जाकर श्रृंगार का सामान, साड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए सामान लेती हैं और देर शाम होते होते तक सभी घर में आ भी जाती हैं। आ गई तुम तीनों? हुआ कि नहीं तुम तीनों का करवा चौथ का पूजा का सामान? हाँ माँ जी, हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कल के लिए हमें कुछ बनाना पड़ेगा। इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? क्यों, मिठाई और पूजा में चढ़ाने का सामान नहीं लाई? माँ जी, आपके पैसे में हमारे कपड़े श्रृंगार का सामान तो हो पाया और हमने सोचा मिठाई और चीजें हम खुद ही बना लेंगे। बहू, लेकिन तुम लोग व्रत करोगी ना और चूल्हे के पास बैठोगी तो दिक्कत होगी। बाकी तुम तीनों को जो सही लगे वो करो। अरे बहू, लगता है चौथे की तैयारी चल रही है। मेरी बहू ने भी कर ली है चौथे की तैयारी, वो भी इस बार करवा चौथ मना रही है। सत्यानाश हो तेरा, जो तू इस अच्छे खासे त्योहार को चौथा चौथा बोलकर मेरा खून जला रही है। अरे अब उम्र हो गई है ना, तो बस अपने चौथे की ही चिंता रहती है। क्या करूँ शकुंतला, एक उम्र के बाद यही सब याद आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो यही सोच रही होगी ना कि अपने साथ साथ मेरा भी चौथा मना दे। अरे नहीं नहीं शकुंतला, तू कैसी बातें कर रही है? भला मैं ऐसा क्यों ही चाहूंगी। अब अगले ही दिन शकुंतला की तीनों बहुएं व्रत रखती हैं और देर शाम शकुंतला के तीनों बेटे शहर से भी आने वाले होते हैं। इधर शकुंतला घर का काम करके खेत में जाने के लिए निकल पड़ती है। बहू, मैं खेत जा रही हूँ, तब तक तुम तीनों पूजा का सामान बनाकर तैयार रखना। दीदी, क्या बनाना है और कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हलवाई की बेटी के घर में होते हुए आप दोनों रोना धोना बंद भी करो। अरे मधु दीदी, मैं तो भूल ही गई थी कि घर में तो खुद ही हलवाई मौजूद है और हम हैं कि पकवान बनाने की चिंता कर रहे हैं। अब मधु मिठाई बनाने में लग जाती है और काजल और सोनम मधु की मदद कर रहे होते हैं पकवान बनाने में। ऐसे ही देर शाम बीत जाता है और शकुंतला के पास उसके तीनों बेटे भी घर आते हैं। अरे बहू, कहाँ हो तुम तीनों? देखो, लल्ला आ गया है। बहू, ओ बहू, ये खुशबू, लगता है ये तीनों पकवान बना रही हैं। अरे आप सब आ गए, हमने तो आवाज ही नहीं सुनी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब काजल, मधु और सोनम मिठाई और करवा चौथ के पूजा के लिए पकवान बनाने के बाद ही शाम की पूजा की तैयारियों में लग जाती हैं। इधर शकुंतला रसोई में जाती है तो वहाँ 2-3 तरह की मिठाई और तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो इन्हें 500 रुपए ही दिए थे, इसमें भी इन लोगों ने इतने सारे पकवान बना लिए, जो 2000 से कम का नहीं है। अब तो बस शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का इंतजार कर रही होती हैं और कुछ ही समय बाद शकुंतला की तीनों बहुएं चांद का दीदार कर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत खोलती हैं। बहू, चल अब तुम तीनों भी कुछ खा लो और लल्ला के लिए भी खाना लगा दे। और मिठाई की खुशबू तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ हाँ माँ जी, अभी आपके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। आपको पता भी है, ये मिठाई और इतने सारे पकवान आपकी हलवाई बहू मधु ने बनाए हैं। अरे तभी तो मैंने भी हलवाई की बेटी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। माँ जी, खाकर तो बताइए ना, आपकी बहू के हाथों के पकवान मिठाई कैसी बनी है? शकुंतला अपनी बहू के हाथों की मिठाई पकवान की बहुत तारीफ करती है और बहुओं की तारीफ करती है कि उन्होंने कम पैसों में भी करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया। रिया और पायल कहने को तो रिश्ते में ननद भाभी थे, लेकिन दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पायल अपनी ननद को अपनी बहन की तरह मानती थी, उसकी कही हुई हर बात को पूरी करने की कोशिश करती। लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से इतना प्यार से रहना पायल की सास देवयानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रिया उसकी सौतेली बेटी थी। ऐसे ही एक रोज देवयानी अपने कमरे में खड़ी अपनी बहू पायल से बातें कर रही थी। तभी रिया उनके लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर देवयानी गुस्से से कहे, तुझे जरा सी भी अकल है या नहीं? जब दो लोग आपस में कुछ बात कर रहे हो तो पूछ कर अंदर आना चाहिए। अभी ये हाल है तो भगवान ही जाने अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। बस करिए माँ जी, अगर रिया आ भी गई तो क्या हो गया? कौन सा वो दूसरे घर की है, वो भी तो इसी घर का हिस्सा है।
वो कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही है। सुबह सुबह इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, सबका मूड खराब हो जाएगा तो पूरा दिन भी खराब होगा। सॉरी माँ, माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आप भाभी से जरूरी बातें कर रही हैं, वरना मैं बिना बताए कमरे में नहीं आती। मैं तो बस आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। कोई बात नहीं रिया, छोड़ो, जाने दो। और तुम्हें क्या जरूरत थी चाय लाने की, मैं ले आती ना। वैसे ही तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। पता नहीं कैसे ये पागल लड़की मेरे घर की बहू बनकर आ गई। जरा सी भी चालाकी या अकल तो भगवान ने दी ही नहीं है इसे। ऐसे कैसे कोई भी बात नहीं। और तुम ध्यान से सुनो, आगे से मेरे कमरे में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, तभी आना। बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जी माँ, समझ गई, अब नहीं आऊंगी। मैंने ये चाय यहाँ रख दी है, आप लोग पी लेना। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी ननद के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो रिया के जाने के बाद देवयानी से कहती है, माँ जी, रिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब हमेशा उससे ऐसे ही क्यों बात करती हैं? आखिर वो भी तो इसी घर का हिस्सा है, उसका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। बहू तू तो अपना मुंह ही बंद रख। और वो तेरी कोई सगी ननद नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे सर पर बैठाने की जरूरत है। वो बस इस घर की नौकरानी है, यही समझ। अपने पति की आखिरी इच्छा की वजह से मैं उसे झेल रही हूँ, वरना अब तक कब का मैं उसे घर से बाहर निकाल चुकी होती। इसे देखकर मुझे सिर्फ नफरत होती है। अपनी सास की बात सुनकर पायल को और भी गुस्सा आता है और वो आगे बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ देवयानी अपनी बहू पायल और अपनी सौतेली बेटी रिया के रिश्ते को तोड़ने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार हार जाती। एक रोज पायल अपने रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसका पति पुनीत वहाँ आता है और टीवी ऑफ कर देता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या पुनीत जी, आपने टीवी क्यों ऑफ कर दिया? कितनी अच्छी मूवी आ रही थी, रिमोट वापस करिए और ऑन करिए टीवी। यार कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारा पति काम करके थका आ रखा है, प्यार से उसके साथ बैठने, बात करने, एक गिलास पानी पूछने की जगह मैडम को टीवी देखने की पड़ी है। क्या बात है? गुड। ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करिए, ठीक है? आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरा आराम तो आपसे देखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, रहने दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बस। हाँ कहिए ना, क्या कहना है आपको? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? अरे नहीं यार, अगर ऐसा होता तो मैं हंस थोड़ी ना रहा होता। मैं तो तुमसे क्रिसमस पार्टी की बात कर रहा था। सोच रहा हूँ क्यों ना हम घर में क्रिसमस पार्टी रख लें, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। पार्टी, वो भी अपने घर में? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आप घर में पार्टी करने की सोच रहे हैं तो वो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। आपको तो पता ही है ना, माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पार्टी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए। यार तुम तो मुझे डरा रही हो। मैं तो सोचा था कि तुम्हें इस क्रिसमस पार्टी के बारे में बताकर माँ को मनाने के लिए भी तुम्हें ही कहूँगा कि तुम माँ को मनाओ, लेकिन तुमने तो मूड ही ऑफ कर दिया। पुनीत इतना कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पायल भी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी उसकी ननद रिया वहाँ आती है और पायल को चुपचाप रसोई में काम करते देखकर कहती है, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं रिया, माँ जी क्या कहेंगी, मैं तो तुम्हारे भैया की वजह से परेशान हूँ। वो क्रिसमस पार्टी रखना चाहते हैं घर में, लेकिन तुम्हें तो पता है माँ जी को पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कभी घर में क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार ही नहीं होंगी, इसलिए मैंने माँ जी से पूछने से पहले ही पुनीत जी को मना कर दिया, तो उनका मूड ऑफ हो गया और कमरे से चले गए। भाभी आपको पता है, भैया को क्रिसमस पार्टी करना बहुत पसंद था, क्योंकि क्रिसमस वाले दिन ही भैया का बर्थडे भी आता है। लेकिन माँ उनका जन्मदिन उसी दिन ना मनाकर अगले दिन मनाती है, क्योंकि मेरा भी जन्मदिन उसी दिन पड़ता है। अब समझ में आया कि पुनीत जी क्रिसमस पार्टी के लिए क्यों बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये तो गलत किया। उसी दिन तुम्हारा भी तो बर्थडे पड़ता है, इसलिए माँ जी अपने बेटे का भी बर्थडे नहीं मनाती। इतनी नफरत। अब तो हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी होकर ही रहेगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल और रिया आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर देवयानी आती है और अपनी बहू पायल से कहती है, अपनी ननद के साथ बाद में बात कर लेना। अगर पुनीत ऑफिस से घर आ गया हो तो उससे कहो कि मेरी कल गांव जाने की टिकट करवा दे। तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, सोच रही हूँ देख आऊं। इसे कहते हैं किस्मत।
हम सोच ही रहे थे कि माँ जी के रहते क्रिसमस पार्टी कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ खुद ब खुद बहाना मिल गया। थैंक यू भगवान। जी माँ जी आ गए हैं, अभी कहती हूँ उनसे। पायल इतना कहकर पुनीत के पास जाती है और देवयानी की कही हुई सारी बातें बताती है। अगले दिन देवयानी गांव के लिए निकल जाती है, जिसके बाद पायल अपनी ननद रिया के साथ मिलकर क्रिसमस पार्टी की तैयारी में लगती है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और दोनों ननद भाभी मिलकर अपनी क्रिसमस पार्टी की पूरी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पुनीत ऑफिस से घर आता है और पूरे घर में अंधेरा देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही घर की लाइट्स ऑन होती है, घर में मेहमानों की भीड़ और साज सजावट देखकर वो दंग रह जाता है। तभी पायल और रिया हंसते हुए उसके पास आती है और कहती है, मैरी क्रिसमस। ये सब क्या है और कब प्लान किया तुम लोगों ने ये सब? वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको क्रिसमस पार्टी की अरेंजमेंट कैसी लगी? आप खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सच में पार्टी की सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुमने ये सब किया ही क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना पार्टी के लिए। माना माँ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके खिलाफ नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? क्योंकि मुझे सारी बातें आज पता चल गई कि आपको क्रिसमस पार्टी क्यों करनी थी और माँ जी को क्यों नहीं करनी थी। मैं तो नई हूँ इस घर में, लेकिन आपको तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि उनको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरों को दुखी करने के चक्कर में वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बेटे को भी तो दुख दे रही थी, और आप उनको समझाने की जगह गलत दिन पर अपना बर्थडे मनाकर उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। पायल और पुनीत की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी सास देवयानी सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आती है और जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वो कहती है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरी कही हुई सारी बातें सुन ली है। शायद तू सही कह रही है, मैंने ही बेवजह अपने मन में नफरत पाल रखी थी। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। देवयानी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से अपने गलत बर्ताव की माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी रिया को सौतेली होने का ताना ना मारने का वादा करती है, जिसके बाद सब लोग मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं। इस तरह से बिना किसी दिक्कत परेशानी के दोनों ननद भाभी की क्रिसमस पार्टी सभी लोगों के साथ खुशी खुशी पूरी होती है। बंटू लाल सुबह के 4 बजे बाल्टी में पानी भरकर दूध में मिला रहा होता है। तभी उसकी बेटी राधिका वहां आती है। बंटू लाल घबरा जाता है और उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई और आ गया। पिताजी, आप ये सही नहीं कर रहे हो। भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर आप इतनी लालच क्यों करते हो? ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये मत भूल कि मैं तेरा पिता हूँ, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। पिताजी, आप सही नहीं कर रहे हो। इतना लालच करना ठीक नहीं है। जिस काम से आपको सब कुछ मिला है, उस काम के साथ आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको जो ठीक लगे ना, वो करो आप। राधिका इतना कहकर वहां से चली जाती है और बंटू लाल दूध में पानी मिलाकर अपनी साइकिल पर रखकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो, बिना पानी वाला शुद्ध गाय का दूध ले लो। गांव की एक रानी नाम की औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आती है। आज बड़ी सुबह सुबह आ गए बंटू भैया, कहीं और भी जाना था क्या आपको? नहीं बहन, कहीं नहीं जाना था, लेकिन वो क्या है कि मेरी गाय का दूध आसपास के सभी गांव में जाता है, तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, तो वहां के लोग शिकायत करने लगते हैं। हाँ ये तो है, अकेले आप भी कहाँ कहाँ जा पाओगे। हाँ बहन जी, तभी आज जल्दी निकल गया हूँ, वहाँ समय से पहुँच जाऊँगा। आप जल्दी से दूध ले लो ताकि मैं आगे चल सकूँ। हाँ हाँ भैया रुकिए, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। रानी वापस घर के अंदर जाती है और बर्तन लेकर वापस आती है। बंटू लाल उसे दूध देकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो सारा दूध गांव में बेचकर वहां से निकल जाता है। राधिका बिटिया, खाने में जो भी हो जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी है। ये क्या, सिर्फ रोटी सब्जी लेकर आई हो? घर में दूध का भंडार है, उसके बाद भी मैं ये सूखी रोटी सब्जी खाऊं? पिताजी, रोटी को अगर आपको पानी में भिगोकर ही खाना है तो बता दीजिए, मैं साफ पानी लेकर आती हूँ, लेकिन अपने मिलावटी दूध का नाम मत लीजिए।
राधिका बिटिया, तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। मैं दूध में पानी मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता हूँ, अपने खाने के लिए नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बात तो गलत है ना पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना या बेईमानी करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। अब तू मुझे ज्ञान मत दे। रसोई में मैंने दूध ढक रखा है, उसे लेकर आ, मैं दूध रोटी खाऊंगा। आपको जो खाना है ना लेकर खा लीजिए, मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मुझे भी आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही। राधिका गुस्से में अपना थैला उठाकर घर से निकल जाती है और बंटूलाल रसोई में जाकर बिना पानी वाला दूध लेकर खाने बैठता है। तभी रानी वहां आती है और उसकी नजर दूध पर पड़ती है। बंटू भैया, ये आपका दूध इतना गाढ़ा क्यों है? सुबह जो आप दूध देने आए थे वो तो इतना गाढ़ा नहीं होता, वो तो इतना हल्का होता है कि अगर जमीन पर गिरा दो तो देखो तो पानी और दूध में कोई अंतर नहीं लगेगा। बहन, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दूध में पानी मिलाकर बेचता हूँ? नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इस बात का शक तो मैं क्या, पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता है आप पर, क्योंकि आपका तो ये खानदानी काम है और कोई अपने खानदानी काम में लालच थोड़ी ना दिखाएगा। आज के जमाने में आप जैसा ईमानदार दूध वाला कहाँ मिलेगा हमें। आप मुझे ये बताने आई है मेरे घर में? नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ राधिका बिटिया से मिलने आई थी, उससे मुझे कुछ काम था। अरे वो घर पर नहीं है, सिलाई सीखने गई हैं। आप थोड़ी देर के बाद आना। बाकी अगर आप खाना वाना खाना है तो बताओ। नहीं नहीं भैया, मैं अभी घर से खाकर आ रही हूँ, आप खाइए, मैं चलती हूँ। रानी इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद बंटूलाल अपने आप से कहता है, भगवान जाने कितना बोलती है ये औरत। एक बार बात करने के लिए पकड़ लेती है तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन जो बोल रही है सच तो बोल रही है। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं इसे मेरी दूध में पानी मिलाने वाली बात पता तो नहीं चल गई। पिताजी, दूध बेचते बेचते पगला गए हो क्या आप? अरे अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? नालायक, तुझे शर्म नहीं आती है अपने पिता को पागल बोलते हुए? राधिका सही कहती है, मैंने ही तुझे ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रखा है। कहाँ घूम रहा था सुबह से? पिताजी, वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। घर में बैठे बैठे क्या करता। तूने स्कूल की छुट्टी ये बोलकर की थी कि तेरी तबीयत खराब है और यहाँ पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। कल से रोज स्कूल जाएगा तू। अब जाकर किताब लेकर बैठ जा। अपने पिता को गुस्से में देखकर अनुज चुपचाप कमरे में जाकर किताब लेकर बैठ जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ बंटूलाल अपनी लालच के चलते दूध में हद से ज्यादा पानी मिलाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटूलाल दूध देने के लिए रानी के घर जाता है तो रानी बोलती है, बंटू भैया, आजकल आपका दूध बहुत पतला आ रहा है, आपकी गाय बीमार पड़ गई है क्या? नहीं बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है और मैं सबके यहाँ यही दूध देने जाता हूँ। आपके सिवा और किसी ने तो मुझसे शिकायत नहीं करी, लेकिन आपने ये दूसरी बार टोका है मुझे। भैया आप तो गुस्सा हो गए, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। बंटूलाल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी एक दिन गांव में खबर फैलती है कि कुएं का पानी खराब है, कुछ समय के लिए उस कुएं के पानी को ना पिए। लेकिन फिर भी बंटूलाल अपने दूध में पानी मिलाने की कला को छोड़ता नहीं है और एक दिन रात में पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता है कि तभी राधिका एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जब तुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? लगता है आपने गांव में उड़ने वाली अफवाह नहीं सुनी है कि उस कुएं का पानी अच्छा नहीं है। फिर भी आप पानी के लालच के चलते उसी कुएं का पानी अपने दूध में इस्तेमाल करने जा रहे हो। बेटी, तो फिर तेरा क्या मन है? जैसे हम पीने वाला पानी इस समय दूसरे गांव से लेकर आ रहे हैं, वैसे ही दूध में मिलाने के लिए भी पानी दूसरे गांव से लेकर आएं। पिताजी, अगर सभी गांव वालों की सेहत के बारे में सोचकर चलना है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आज तक आपने बहुत लालच किया है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज लोगों की जान का सवाल है। बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। वरना जिस कुएं का पानी हम आज तक पीते थे वो अचानक से कैसे खराब हो गया? पिताजी, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो और लोग आपको ताना मारे। राधिका जबरदस्ती अपने पिता को घर के अंदर ले आती है और पानी लाने नहीं देती।
लेकिन बंटू लाल को चैन कहाँ आता और राधिका के सोते ही वो चुपचाप पानी लेने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद पानी लेकर घर वापस आ जाता है और चुपचाप आराम से सो जाता है। तभी अनुज की आंख खुलती है और 2 बाल्टी में पानी रखा देखकर उसे समझ नहीं आता कि कौन सा पानी पीने वाला है और वो जाने अनजाने में कुएं का खराब पानी पीकर सो जाता है। सुबह उठते ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दीदी, पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। हाँ बेटा, मैं तुझे अभी लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसे अचानक से कैसे दर्द होने लगा पेट में? पिताजी, मैंने रात में बाल्टी से पानी पिया था, तब से मेरे पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, उसमें से 1 बाल्टी कुएं का पानी था, लगता है तूने वही पी लिया। लेकिन पिताजी, मैं तो कुएं का पानी ही नहीं लेकर आई, तो फिर अनुज ने कुएं का पानी कैसे पिया? इसका मतलब आप हमारे सोने के बाद उस कुएं से पानी लेने गए थे? बेटी, तुझे मुझे जितना सुनाना है सुना ले, लेकिन पहले अनुज को डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, आज आपके ऊपर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। बंटू लाल और राधिका अनुज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। बंटू लाल की लालच में कमाया हुआ सारा धन उसके इलाज में लग जाता है। अब ना ही उसके पास धन रहता है और ना ही बेटी का विश्वास। बंसी की बेटी मुन्नी कुछ दिनों से बहुत बीमार थी। किसी घोटाले के कारण गरीब बंसी जिस फैक्ट्री में काम करता था वो भी बंद हो चुकी थी, जिसके चलते उसकी पत्नी सुजाता एक दर्जी के यहाँ काम करके घर चलाया करती। बंसी अपनी बेटी को दवाई पिला रहा होता है, तभी सुजाता घर लौटती है। नहीं बाबा, मैं ये दवाई नहीं पीऊंगी, ये दवाई बहुत कड़वी है। अरे मेरी बिटिया, दवाई नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? चलो दवाई पियो। हाँ बेटी, बाबा की बात मानो और चलो दवाई पी लो। मुन्नी की तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं? पहले से बेहतर है, बस बार बार बुखार चढ़ता उतरता रहता है। पिछले हफ्ते दवाई और डॉक्टर की फीस में बहुत खर्चा हो गया था और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी काम मंदा चल रहा है। आगे चलता रहेगा या नहीं पता नहीं। आपने कहीं काम पता किया क्या? कोशिश तो कर ही रहा हूँ सुजाता, लेकिन कोई काम मिल ही नहीं रहा है। सुखिया से बात की है तो उसने कहा अपने मालिक से बात करके बताएगा। भगवान की दया से काम मिल जाए तो अच्छा है। वैसे भी घर के हालात भी ठीक नहीं चल रहे, ऊपर से दिवाली का त्योहार भी नजदीक है। बंसी और सुजाता एक गरीब दंपति हैं जो नंदनगर गांव में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव का अमीर बनिया मूलचंद गांव में राशन की दुकान चलाया करता था। धन दौलत की उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन कंजूसी उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी थी, जिसके कारण लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। एक सुबह वो अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा के साथ साथ मुझ पर हमेशा धन की वर्षा करते रहना। जय हो लक्ष्मी मैया की। अजी ओ लक्ष्मी मैया के परम भक्त, थोड़ी लक्ष्मी मेरे हाथ में भी दे दीजिए, बाजार से कुछ खरीदारी करनी है मुझे। अरे भाग्यवान, कितनी खरीदारी करती हो, कभी बचत करने की भी कोशिश कर लिया करो भाई। बचत करने के लिए क्या आप कम पड़ गए हैं जो अब मैं भी बचत करूं? और वैसे भी मैं कोई फालतू खर्चा नहीं करती हूँ। चलिए पैसे दीजिए, मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी लेकर आता हूँ पैसे। मूलचंद अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर लाता है और अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कुछ ही देर में उसके घर पर बंसी काम मांगने के लिए आता है। मालिक, मेरा नाम बंसी है, मुझे सुखिया ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तू है वो जिसकी सुखिया बात कर रहा था? देख, राशन की दुकान पर तो मजदूर पूरे हैं, इसलिए तुझे दुकान पर तो नहीं रख सकता। ये बता, घर का काम काज आता है तुझे? हाँ मालिक, मैं घर का सारा काम काज जानता हूँ। ठीक है, पगार के बारे में तो सुखिया ने बता ही दिया होगा। और ध्यान से सुन, बिना पूछे छुट्टी की तो दुगनी पगार काटूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। इस तरह गरीब बंसी को अमीर मूलचंद अपने यहाँ काम पर रख लेता है। शाम को ये खुशखबरी लिए जब बंसी घर पहुँचता है तो देखता है कि सुजाता पहले से ही घर में मौजूद होती है।
अरे आज तुम काम से जल्दी आ गई सुजाता। हाँ, लेकिन कल से काम पर नहीं जा पाऊंगी। काम न चलने से दर्जी ने सबको पगार देकर काम पर आने से मना कर दिया। तुम निराश मत हो सुजाता, भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। मुझे मूलचंद सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई है। बंसी की ये बातें सुनकर निराश सुजाता की आस जाग उठती है। अगले दिन बंसी सेठ के घर काम करने जाने लगता है। वो बहुत ही मेहनत से काम किया करता ताकि मूलचंद को शिकायत का मौका ना मिले, लेकिन मूलचंद उससे कम पगार में घर और राशन की दुकान दोनों जगहों पर काम करवाता। समय बीतता है और गांव में दिवाली के नजदीक आने के चलते रौनक दिखाई देने लगती है। गांव के बाजार दियो और लड़ियों से जगमगाते हैं, तो वहीं गांव में दिवाली मेला भी लगता है। एक रोज बंसी काम करते हुए अचानक ही खांसने लगता है, तो विजंती उससे कहती है, अरे बंसी, तबीयत ठीक नहीं है तो 1-2 दिन छुट्टी ले ले, वरना त्योहार में बीमार पड़ना सही नहीं रहेगा। मालकिन थोड़ी खांसी है बस ठीक हो जाएगी। ये थोड़ी सी खांसी कब बढ़ जाएगी कोई पता नहीं है, तू छुट्टी ले ले कल की। अरे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दिवाली पर घर की सजावट कौन करेगा? सुन, अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो अपनी जगह किसी और को काम पर भेज पहले। अरे पर वैजंती कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मूलचंद उसकी एक नहीं सुनता। शाम को बंसी खांसते हुए घर आता है तो सुजाता को ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपकी जगह कुछ दिन काम पर मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, और कल जाकर खांसी की दवाई भी ले आना। अगले दिन बंसी की जगह सुजाता मूलचंद के यहाँ काम पर जाती है। उसका घर देखकर सुजाता दंग रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा घर है, होगा भी क्यों नहीं, गांव के सबसे बड़े आदमी का घर है ये। तुम बंसी की पत्नी हो क्या? हाँ मालकिन, मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। ठीक है, ये सामान लो और घर के मंदिर की सजावट शुरू करो। कल दिवाली है, लेकिन अभी तक मंदिर की सजावट नहीं हुई है। दिवाली की पूजा में इतने लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, चलो काम पर लग जाओ। गरीब सुजाता सजावट के लिए इतना सारा सामान देखकर हैरान थी, जिसके बाद वो जाकर घर में स्थापित बड़े से मंदिर की सजावट करने लगती है। तो वहीं बंसी की बेटी मुन्नी भी अपनी छोटी सी मंदिर में सजावट करती है, तो बंसी उसे देखकर मुस्कुराता है। वाह मुन्नी बिटिया, तुमने तो मंदिर बहुत अच्छा सजाया है। हाँ बाबा, कल दिवाली है तो मैंने सोचा मैं भी अपने घर का मंदिर सजा दूं। बाबा, कल आप मिठाइयाँ लाओगे ना? हाँ मेरी बच्ची, जाओ अब तुम बाहर खेलो, बाकी की सजावट मैं कर देता हूँ। मुन्नी घर के बाहर चली जाती है, तो वहीं बंसी एक कपड़ा लेकर मंदिर के आसपास की धूल साफ करने लगता है। शाम के समय वैजंती सुजाता को अपने साथ दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए बाजार लेकर जाती है और बहुत ही महंगी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदती है। सुजाता, तुझे भी तो दिवाली पूजा के लिए सामान लेना होगा ना? हाँ मालकिन, यहाँ तो इतना महंगा सामान मिल रहा है, लेकिन मेरे पास इतने कहाँ पैसे हैं। सुजाता एक छोटी सी दुकान से लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति लेती है और कम दाम वाली फूलों की माला भी। दिवाली के दिन पूरे गांव में दिए जगमगा रहे होते हैं। एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए सुजाता मूलचंद के घर में दिवाली पूजा के लिए आए मेहमानों के लिए पकवान बना रही थी। कुछ ही देर में मूलचंद के घर पूजा शुरू हो जाती है, तो वहीं अपने घर में दिवाली की पूजा के लिए बंसी और मुन्नी सुजाता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। बाबा, हम दिवाली की पूजा कब करेंगे? फिर मुझे मिठाई भी खानी है। हाँ मुन्नी, बस एक बार तुम्हारी माँ आ जाए, बस थोड़ी देर और। दिवाली पर हम भी गरीबों को काम करना पड़ता है, पता नहीं मालिक के घर की पूजा कब खत्म होगी। उधर मूलचंद के घर विधि विधान से दिवाली की पूजा होती है, जिसमें सुजाता मूलचंद को भगवान को सोने के सिक्के चढ़ाते हुए देखती है। पूजा में इतने लोगों को देखकर सुजाता दंग रह जाती है। आरती के समय सभी की आंखें बंद थी। तभी पूजा में आए लोगों की भीड़ में से एक हाथ भगवान को चढ़ाए सोने के सिक्के की तरफ बढ़ता है।
तो सुजाता वहाँ आकर उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है और वो आदमी दूसरे हाथ से चाकू निकालकर सुजाता की गर्दन पर रख देता है। दिवाली की पूजा में तुझ जैसे बुरे लोगों का कोई काम नहीं है। तभी सुजाता मूर्ति के सामने रखा सिंदूर उठाकर उसकी आंखों में डाल देती है और फिर सभी लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही मूलचंद के आदमी उसे बाहर ले जाते हैं। सुजाता, तुमने बहादुरी दिखाकर मेरी दिवाली की पूजा में विघ्न नहीं पड़ने दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, दिवाली की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है और उनमें किसी विघ्न का पड़ना अशुभ होता है। अरे वैजंती, तुम खड़ी क्यों हो? सुजाता को पूजा का प्रसाद तो दो। वैजंती सुजाता को कुछ मिठाइयाँ और उसकी बच्ची के लिए पटाखे देती है। ये अपनी बच्ची के लिए लेती जा। धन्यवाद मालकिन, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुजाता वहाँ से निकल जाती है और कुछ ही देर में घर पहुंचकर अच्छे से मुंह हाथ धोकर अपने घर में दिवाली की पूजा करती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से अपने परिवार को सुखी रखने की कामना करती है। इस तरह जहाँ अमीर मूलचंद महंगी मूर्ति और मिठाइयों का भोग चढ़ाकर दिवाली की पूजा संपन्न करता है, तो वहीं गरीब बंसी कुछ खील बताशे चढ़ाकर दिवाली की पूजा करता है। गरीब हो या अमीर, सभी अपनी तरफ से भगवान की भक्ति करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को मम्मा टीवी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।